कहानी की शुरुआत में हमें एक मरा हुआ चूहा दिखाया जाता है और एक आदमी उस चूहे को थैली में उठाकर रख लेता है। फिर हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें 4 लोग रहते हैं। कबीर और ज्योति अपने 2 बच्चों जानवी और ध्रुव के साथ रहते हैं। जानवी कबीर से कहती है कि वह अपने फ्रेंड्स के साथ लद्दाख ट्रिप पर जाना चाहती है। कबीर पहले तो इसके लिए मना कर देता है, लेकिन जानवी के बार बार जिद करने पर कबीर मान जाता है। लेकिन कबीर की कुछ शर्तें होती हैं। वह तभी उसे जाने देगा जब वो अपने सारे फ्रेंड्स के नाम और मोबाइल नंबर देगी और हमेशा अपना लाइव लोकेशन ऑन रखेगी। जानवी इन सब शर्तों को मान जाती है। ये फैमिली कार में बैठकर फार्म हाउस जा रही थी। रास्ते में ये लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए रुक जाते हैं। वहाँ ये लोग पराठा ऑर्डर करते हैं, लेकिन जानवी पराठा खाने से मना कर देती है क्योंकि उसमें बहुत सारा बटर था। कबीर 2 चाय ऑर्डर करता है, लेकिन उसके पास चेंज नहीं होता। तभी पास खड़ा एक अनजान आदमी कबीर की जगह पैसे दे देता है। कबीर उस आदमी को अपने टेबल पर इनवाइट करता है। उस आदमी का नाम वनराज होता है। वह कबीर की फैमिली के साथ अच्छे से घुलने मिलने लगता है। वनराज चालाकी से जानवी से कहता है, मैं तुम्हारा पराठा खा लेता हूँ, तुम मेरा लाया हुआ लड्डू खा लो। जानवी को मीठा बहुत पसंद था, इसलिए वह तुरंत मान जाती है। लड्डू खाते ही जानवी को थोड़ा अजीब सा फील होता है। इसके बाद वनराज उसे बटर वाला पराठा खाने के लिए कहता है और सरप्राइजिंगली जानवी पूरा पराठा खा लेती है। जाते वक्त वनराज जानवी को बिस्किट्स का पैकेट देता है और कहता है, फार्म हाउस पहुँचते ही सबसे पहले ये खाना। जानवी उसकी बात मान लेती है। जानवी एक ऐसी लड़की थी जो बहुत जिद्दी थी और कभी किसी की नहीं मानती थी। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो वनराज की हर बात मान रही थी। अब कबीर और उसकी फैमिली कार में बैठकर फार्म हाउस निकल जाते हैं। जैसे ही ये लोग फार्म हाउस पहुँचते हैं, जानवी सबसे पहले बिस्किट निकाल कर खाती है। फार्म हाउस पहुँचकर ये लोग एंजॉय करते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन तभी ज्योति नोटिस करती है कि वनराज फार्म हाउस के बाहर खड़ा है। ज्योति ये बात कबीर को बताती है। जब तक कबीर पूल से निकलकर उससे मिलने जाता, जानवी उसे घर के अंदर बुला लेती है। वनराज कहता है कि उसके फोन की बैटरी डेड हो गई थी और वह बस फोन चार्ज करने आया है। कबीर को ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि वनराज जानवी पर पूरी नजर रख रहा था और जानवी भी उसकी सारी बातें मान रही थी। ज्योति को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि वनराज घर में आया है, लेकिन कबीर कहता है कि हम तो बस मदद कर रहे हैं, थोड़ी देर में वो चला जाएगा। कबीर कहता है कि मैं चेंज करके उस पर नजर रखूंगा। इधर जानवी वनराज से बातें कर रही होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में भी बताती है और अपकमिंग लद्दाख ट्रिप के बारे में भी बता देती है। वनराज कहता है कि तुम लद्दाख ट्रिप पर नहीं जा पाओगी क्योंकि तुम्हें तो मेरे साथ चलना है। वो जानवी को हाँ बोलने के लिए कहता है और शॉकिंगली वो हाँ बोलने ही वाली होती है। लेकिन तभी ध्रुव उसकी तरफ बॉल फेंकता है और उनकी बातें कट जाती हैं। ध्रुव बार बार जानवी से खेलने के लिए कहता है, तो वनराज जानवी से बोलता है कि आज तुम अपने भाई के साथ इतना खेलो कि आगे कभी उसका खेलने का मन न करे। इसके बाद जानवी ध्रुव को स्विंग पर बिठाकर जोर जोर से झुलाने लगती है। ध्रुव डर के चिल्लाता है। ज्योति ये बात नोटिस करती है। कबीर और ज्योति किसी तरह जानवी को रोकते हैं, लेकिन ध्रुव को चक्कर आने लगते हैं। कबीर जानवी पर गुस्सा करता है। तभी वनराज कहता है कि पापा से सॉरी बोलो। जानवी उसकी बात मानकर तुरंत सॉरी बोल देती है। खाना खाते वक्त वनराज फिर से फैमिली मैटर्स में दखल देता है। वह कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है। वो जानवी से कहता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड विवान को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। जानवी वही करती है जैसा वनराज कहता है। ये सब देखकर कबीर और ज्योति घबरा जाते हैं। कबीर फौरन वनराज से कहता है कि अब घर से जाओ, लेकिन वनराज जाने को तैयार ही नहीं था। कबीर उसका हाथ पकड़कर बाहर निकालने लगता है, लेकिन अचानक जानवी अपने पापा से लड़ने लगती है और कहती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे। जानवी कबीर को धक्का देने लगती है और पागलों की तरह बिहेव करती है। वो कहती है कि अंकल जो भी कहेंगे वो करना मेरे लिए जरूरी है। वनराज बताता है कि उसने जानवी पर वशीकरण किया है, यानी काला जादू। अब जानवी वही करेगी जो वनराज कहेगा, क्योंकि अब वो उसके वश में है। डेमो देने के लिए वनराज जानवी को खड़े होने और बैठने को बार बार कहता है। वो उसे रोने और हंसने के लिए भी कहता है
और जानवी सब कुछ कठपुतली की तरह मानती है। ये देखकर ज्योति रोने लगती है और वनराज से पूछती है कि आपको हमसे क्या चाहिए। वनराज पहले घर के सारे फोन्स और टैब्स उसके पास रखने के लिए कहता है और फिर जानवी से कहकर उन सबको तुड़वा देता है। वनराज जानवी को चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और जब कबीर रोकता है तो वो जानवी से ही अपने पिता को थप्पड़ मरवाता है। वनराज जानवी से पैर दबवाते हुए कहता है कि मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वो चाहता था कि जानवी के पेरेंट्स खुद से कहें कि जानवी वनराज के साथ जा सकती है। असल में वो जानवी को ऐसे भी ले जा सकता था क्योंकि वो उसके वश में है, लेकिन अगर पेरेंट्स की परमिशन नहीं मिली तो जानवी उन्हें याद करती रहेगी और आगे वशीकरण टूट सकता है। अपनी बेटी को देने के लिए कबीर और ज्योति को कहना था कि वो लोग अपनी बेटी का आजीवन अर्पण कर रहे हैं। कबीर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और मना कर देता है। तब वनराज कहता है कि जब कोई मेरे सामने तड़पता है और गिड़गिड़ाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये कहकर वनराज जानवी को लात मारता है। इसके बदले कबीर वनराज को मारने लगता है। वनराज जानवी से कहता है कि ध्रुव का सर फोड़ दो और जानवी वही करती है। दूसरी तरफ ज्योति बार बार पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर रही थी तो पुलिस घर आ जाती है, लेकिन पुलिस के सामने कबीर और वनराज नॉर्मल बिहेव करते हैं ताकि पुलिस को लगे कि ये लोग फैमिली या फ्रेंड्स हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वनराज ने जानवी को एक खुले गैस सिलेंडर पर मैच स्टिक लेकर बिठाया था। मतलब अगर कबीर या ज्योति ने कुछ कहा तो जानवी माचिस जलाकर सबको मार देती। जैसे तैसे पुलिस को समझाकर ये लोग भेज देते हैं, लेकिन वनराज और गुस्सा हो जाता है। कबीर वनराज को घर और पैसा ऑफर करता है, लेकिन वनराज पैसों को जला देता है और कहता है कि मुझे जानवी ही चाहिए। वह कहता है कि धन, हवस, लालच ये सब बेकार की चीजें हैं क्योंकि मैं इंसान नहीं हूं, मैं इंसानों से बहुत आगे बढ़ चुका हूं। वो कहता है कि ये उम्दा की रात मेरे लिए आई है, ये वो काला हिस्सा है जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं पहुंचती। इसके बाद वनराज संस्कृत में कुछ बोलता है जिससे पता चलता है कि कुछ ही घंटों बाद उसे सुप्रीम पावर मिल जाएगी। फिर वो जानवी से कहता है कि खुद को थप्पड़ मारो। वो ऐसा ही करती है। फिर कहता है कि नाचो। जानवी नाचने लगती है, यहाँ तक कि वो जानवी से चाकू लाने के लिए कहता है और कहता है कि मेरी चौकीदारी करो, जब तक मैं सो रहा हूं कोई पास न आए। जानवी वहीं खड़ी रहती है। उसे टॉयलेट लगी होती है, लेकिन वशीकरण की वजह से हिल भी नहीं सकती, तो वह पैंट्स में ही टॉयलेट कर देती है। ज्योति उसकी पैंट बदलती है। फिर मौका देखकर जानवी के हाथ से चाकू लेकर वनराज पर हमला करने जाती है। यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। एक तरफ वनराज और जानवी थे, दूसरी तरफ ज्योति और कबीर। कबीर और ज्योति जानवी को चोट नहीं पहुंचा सकते थे, इसलिए कबीर जानवी को एक तरफ बांध देता है और वनराज का गला दबाने लगता है। वनराज जानवी से जोर जोर से हंसने के लिए कहता है। जानवी हंसना शुरू कर देती है। कबीर को मजबूरी में वनराज को छोड़ना पड़ता है क्योंकि अगर वो उसे मार देता तो जानवी जिंदगी भर ऐसे ही हंसती रहती। वनराज अब जानवी से कहता है कि अपने छोटे भाई ध्रुव को मार डालो। इतना कहते ही जानवी चाकू लेकर ध्रुव के पीछे भागती है। उसके पेरेंट्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानवी उन्हें इमोशंस में फंसाकर ध्रुव को ढूंढने लगती है। ध्रुव कहीं छुप गया था। बहुत ढूंढने के बाद जानवी उसे छत पर पाती है। थोड़ी मारपीट के बाद वो ध्रुव को छत से फेंक देती है। कबीर और ज्योति ध्रुव के पास जाते हैं क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। अब ये दोनों थक जाते हैं और मजबूरी में वो दोनों जानवी को सौंप देते हैं, जिसके बाद वनराज जानवी को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही कबीर ज्योति से कहता है कि तुम ध्रुव को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वो खुद जानवी का लोकेशन ट्रैक करते हुए वनराज का पीछा करता है। असल में घर में जब इनकी हाथापाई हुई थी तब कबीर ने जानवी के मोबाइल का लोकेशन ऑन कर दिया था और उसके पास ही रख दिया था ताकि वो दूसरे फोन से जानवी को ट्रैक कर सके। दूसरी तरफ हम वनराज को अपने अड्डे पर पहुंचते हुए देखते हैं, जहां उसने बहुत सारी लड़कियों को अपने काबू में रखा था। वो कहता है कि आज रात वो जानवी और बाकी सभी लड़कियों को आजाद कर देगा। वनराज खुद किसी रिचुअल के लिए तैयार होता है और वहीं हम सारी लड़कियों को भी देखते हैं। ये सीन देखकर ऐसा लग रहा था कि वनराज कुछ यज्ञ कर रहा है जिसमें वो इन सबको अग्निकुंड में कुदवाने वाला है।
यानी कि वो इन सभी का बलिदान देने वाला है। किसी भी तरह कबीर लोकेशन पर पहुंच जाता है। वहां कुछ लड़कियां पहरेदारी कर रही थीं, तो वो लोग कबीर पर हमला कर देती हैं। कबीर यहाँ सबसे लड़ते लड़ते आखिरकार उस आग वाली जगह पर पहुंच जाता है। यहाँ वनराज थोड़ी देर के लिए अपना रिचुअल रोक देता है। कबीर को खींचकर वनराज के पास लाया जाता है और यहाँ वनराज अपना प्लान बताता है। असल में इन सभी लड़कियों की बलि देने के बाद वनराज की शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि वो किसी को बस नजर मिलाकर देख ले तो वो उसको वश में कर लेगा। उसे अब किसी को लड्डू या पेड़े खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वनराज कहता है, सभी भगवान के गुलाम हैं, लेकिन कुछ लोग इसके लायक नहीं होते। अब मैं इन सबको अपने वश में करूंगा और मैं इनका भगवान बनूंगा। यहाँ वनराज पूरी दुनिया को अपने काबू में करने का प्लान कर रहा था। अब वनराज फिर से अपना रिचुअल शुरू करता है, जिसमें वो काली कठपुतलियों को आग में फेंक रहा था और लड़कियां धीरे धीरे आग की तरफ बढ़ रही थीं। इससे पहले कि वनराज अपनी आखिरी लाल रंग की कठपुतली को आग में फेंकता, जिसके बाद सारी लड़कियां आग में कूदने वाली थीं, कबीर आग वाली लकड़ी से उस पर हमला कर देता है और इससे पहले कि वनराज कुछ बोल पाता, कबीर उसकी जीभ काट देता है। फिर वो जीभ को आग में फेंक देता है। यहाँ सारी लड़कियां कबीर पर हमला कर देती हैं। तभी अचानक से वनराज की आवाज आती है, तुम पहले की तरह नॉर्मल हो और मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद करता हूँ। ये सुनते ही सारी लड़कियां रुक जाती हैं और आजाद हो जाती हैं। अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है, जिससे हमें पता चलता है कि कबीर ने इस पूरे इवेंट के दौरान अपनी पॉकेट में एक रिकॉर्डर रखा हुआ था। वहाँ फार्म हाउस पे एक ऐसा सिचुएशन आया था जब वनराज ने ताने मारते हुए कबीर से कहा था, आपको क्या चाहिए कि मैं सबको आजाद कर दूं ताकि सब नॉर्मल हो जाएं हमेशा के लिए। अब कबीर इस ऑडियो को काट और एडिट करवा देता है और परफेक्टली इसी ऑडियो को यहाँ सभी लड़कियों के सामने प्ले करता है। इस ऑडियो की मदद से उसने सभी लड़कियों को आजाद कर दिया। सभी लड़कियों के साथ साथ जानवी भी बच जाती है। अगले सीन में हम पुलिस को देखते हैं, जिनसे पता चलता है कि उस जगह पर 108 लड़कियां थीं। वनराज को ये रिचुअल करने के लिए 108 लड़कियां ही चाहिए थीं। सभी लड़कियां अब अपने घर लौट चुकी हैं और अपनी फैमिली से मिलती हैं। फिर हम देखते हैं कि ज्योति, जानवी और कबीर सेफ हैं और ध्रुव भी हील कर रहा है। अब कहानी 1 साल बाद दिखाई जाती है। हम फिर से मूवी के शुरू वाला चूहे का सीन देखते हैं। इस मरे हुए चूहे को उठाने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि कबीर था। वो जंगल में एक बेसमेंट जैसे एरिया में जाता है। वहां हम देखते हैं कि उसने वनराज को कैद करके रखा हुआ है। कबीर वनराज को चूहा और चाय पत्ती खाने के लिए देता है और कहता है, पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वही बच्चों के भगवान होते हैं और अब तेरे जैसे शैतान के लिए ये बेसमेंट ही तेरा नर्क है और मैं तेरा भगवान। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद देखने के लिए।